ओके। तो विशाल सर, आशुतोष सर, हुआ ये कि एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। मैं पूरा नाम नहीं लूंगा और इसके साथ साथ कंपनीज का नाम भी नहीं लूंगा, बट दिस इज द फैक्ट। एक निकुल नाम के बड़े जो थे, वो व्यापारी थे बड़े, एक एक मतलब मैं कह सकता हूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो अपना जो था ना, वो चलाते थे। ऐसे व्यक्ति थे। तो बहुत अच्छा उसका बिजनेस चल रहा था, निकुल नाम के भाई साहब का। धीरे धीरे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता गया तो और ज्यादा मैन पावर, और ज्यादा स्टाफ और ये सब कुछ चीजें जो हायर करने की जरूरत पड़ी। ठीक है। उसमें से सेल्स में उन्होंने जो है वो लोगों को हायर करना शुरू किया। उसमें एक बहुत अच्छा बंदा जो है वो निकल के आया, जो बहुत ही कम समय के अंदर मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था, जिसका नाम था मुकुल। सुनिएगा, ये निकुल भाई की एक कंपनी थी जहां पर ये सब कुछ चीजें हो रहा था। इसके बाद ये मुकुल जी जो थे, वो वहां पर सेल्स के तौर के ऊपर ज्वाइन हुए थे। तो मुकुल जी का ग्रोथ अच्छा हो रहा था, तो निकुल जी ने ये सोचा, जो कंपनी के मालिक थे, इन्होंने ये सोचा तो ये मुकुल जी के अंदर पोटेंशियल दिखता है। तो कई सारी जो सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सेल्स के लीडर बनाते ना सेल्स हेड, तो उन्होंने ये सोचा कि इसको जो है सेल्स के हेड थोड़ा समय के बाद बना देते, ताकि पूरा डिपार्टमेंट वो संभाले और मैं तब तक उसको सिखा दूं सब कुछ चीजें। लोगों के साथ जा जाकर, लोगों के साथ मिलकर ये सब कुछ चीजें मैं उसको सिखा दूं। तो निकुल जी जो कंपनी के ओनर थे, वो मुकुल को, वो लड़के को साथ में लेकर जाते थे। मुकुल का इनसे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ये भाई साहब पहली बार यहाँ पर जॉब करने के लिए आया था। तो मुकुल जी को हर एक अपनी डील में ले जाते, जब कस्टमर के साथ बात करने के लिए बैठते तब मुकुल को वहां पर रखते, मुकुल को सिखाते, सब कुछ चीजें हुई। समय ऐसे ऐसे चलता गया, 5 साल का समय पूरा हो गया। 5 साल के बाद मुकुल की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी बढ़ने लगी, शादी हुई, बच्चे हुए। मुकुल को भी ये लगा कि मैं जो है वो अभी नौकरी नहीं कर सकता, अभी जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ने लगी है, अभी मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। मुकुल ने जो है 5 साल के बाद वहां पर नौकरी करने के बाद रिस्क लिया, और जो वो प्रोडक्ट उसके वो ओनर, मतलब जो निकुल जी की कंपनी जहां पर वो जॉब कर रहा था वो बनाते थे, उसी तरीके की प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। उसी तरीके की प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। और इसके बाद जो है, समय जाते 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 3 साल के अंदर कुछ ऐसा कारनामा हुआ कि ये जो एम्प्लॉय था मुकुल, वो जो ओनर था निकुल, उनसे भी आगे निकल गया। वो निकुल भाई की कंपनी 13 साल पुरानी थी। ये भाई मुकुल जी जो है अभी 3 साल से ही अपना ये शुरू किया हुआ था। नौकरी छोड़ने के बाद सिर्फ 3 साल के कार्यकाल में जो है ना, वो निकुल जी से आगे निकल गए पूरी तरीके से। निकुल जी के होश बोश सब कुछ उड़ गए कि मेरे ही कंपनी में नौकरी करने वाला व्यक्ति, जिसको मैंने ही सब कुछ चीजें सिखाया हुआ है, वो कैसे जो है मेरे से आगे बढ़ सकता है। वो अंदर से रहा नहीं जा रहा था उनसे। एक बार कोई बिजनेस पार्टी के अंदर दोनों के दोनों लोग मिले। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। बिजनेस जो है वो पार्टी के अंदर दोनों के दोनों लोग मिले, और निकुल ने जो है वो मुकुल जी को पूछा कि मुकुल एक बात बता, मुकुल एक बात बता कि तू यहां पर जॉब कर रहा था, मैंने तुझे सब कुछ चीजें सिखाया, मैंने तुझे मेरे क्लाइंट के साथ जो है वो मतलब मीटिंग करवाई, तुझे बोला कि ऐसे डील करते हैं, ये है वो है। ऐसा तो क्या किया तूने कि ये 3 साल के अंदर तू मेरे से ज्यादा आगे निकल गया? तब जानना चाहेंगे मुकुल जी ने क्या कहा? हाँ, मुकुल जी ने क्या कहा जानना चाहेंगे? मुझे थोड़ा सा चेट बॉक्स के अंदर आप बताएंगे तो ही मैं बताऊंगा कि मुकुल ने क्या कहा। बहुत अच्छी और बहुत डेप्थ लर्निंग है। आज 21st सेंचुरी के अंदर अगर ये कोई चीज सीख गए ना, तो मतलब आप गेम चेंज कर पाओगे। तब जो है वो मुकुल जी ने ये कहा कि पता है साहब जी, निकुल साहब, आपको पता है, जब हम एक व्यापारी के वहां पर गए हुए थे, तो व्यापारी की कोई डिमांड अलग थी, बट आपने तब उसको रूडली जवाब दिया, और आपने ये कहा कि अरे नहीं, ऐसे ही माल आता है, अगर आपको लेना है तो लीजिए। तब मैं पहचान गया था कि जो वो व्यापारी था, उसको मार्केट में कोई दूसरी प्रोडक्ट मिल नहीं रही थी, इसके लिए आपके पास से उन्होंने ली। बट आपके वो बर्ताव से, आपके बिहेवियर से, आपकी वाणी से, आपके वर्तन से वो खुश नहीं थे। मैंने वहां पर पूरे पहली बार मुझे स्ट्राइक हुआ, मुझे स्पार्क हुआ वो। इसके बाद जब भी आप मेरे को कोई डील में लेकर जाते थे ना, तब मैंने वहां पर देखा कि आप जो है सामने वाले व्यक्ति को इतना कन्विंस नहीं कर पाते। आप जो है वो सामने वाले व्यक्ति को, उसको जो मजा आए, उसको जो पसंद आए, वैसी बात नहीं करते हो। मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि आप उन सभी लोगों को जो है वो अच्छी, सिर्फ वो कहते हैं ना वाक चातुर्य, बोल चालने की कला, वो यूज नहीं करते हो। और मैंने जो है ना आपके जितने भी कस्टमर्स थे, उसके बर्निंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी
कि उन सभी लोगों को आपके साथ बात करने में कोई मजा नहीं आता, आपके साथ डील करने में कोई मजा नहीं आता। ये तो आपकी एक ही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है, इसके लिए वो सभी लोग वहां से लेते हैं। और उसी चीज का फायदा मैंने उठाया। मैंने हर एक व्यक्ति को भगवान के जैसे माना, मैंने हर एक व्यक्ति के साथ ऐसे बातचीत करी कि वो मुझे प्यार करे, मेरी बातों को प्यार करे। मैंने जब भी प्रेजेंटेशन में, जब कंपनी शुरुआत करी हुई थी, तब मेरी प्रोडक्ट का देने के लिए जा रहा हूँ, तो तब मैंने इतना जो है वो प्रिपेयर होकर प्रेजेंटेशन उसको दिया कि वो मेरी प्रोडक्ट ही परचेस करे। और यही राज है कि मैं जो है 3 साल के अंदर आपकी 13 साल की कंपनी से जो वो आगे निकल गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनसे सीखने का सिर्फ एक ही कारण, एक ही चीज मिलती है कि आज के समय में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आज के समय में आपका वाक चातुर्य, आज के समय में आपके जो बोलचाल की जो कला है लोगों के साथ, आज के समय के अंदर लोगों के साथ घुल मिलने की जो कला है, लोगों के बीच में बोलने की जो कला है, आपकी मीटिंग्स कंडक्ट करने की, लोगों के बीच में रहकर आपके विचारों को रिप्रेजेंट करने की जो कला है, अगर आज कोई व्यक्ति के अंदर नहीं होगी, तो कितना भी बड़ा एम्पायर हो, कल जाकर आपसे कोई निकल जाएगा आगे। नहीं टिक पाओगे मार्केट के अंदर। दिस इज दी, मैं कह सकता हूं ना, क्रिटिकल नीड ऑफ द 21st सेंचुरी। बोलचाल करने की कला जो है वो आज 21st सेंचुरी के अंदर बहुत, मतलब बहुत क्रिटिकल स्किल्स है, जो हर एक व्यक्ति को सीखना जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मतलब जॉब कर रहे हो, चाहे वो एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, और चाहे या फिर वो एंटरप्रेन्योर हो या फिर हाउसवाइफ हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? हाँ। ये हमारे ही शहर के अंदर की घटना है, गुजरात की। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि दोनों के दोनों की फैक्ट्री कंपनी जो ऑनलाइन के ऊपर एस्टेब्लिश भी है, तो मैं किसी का ऐसे टारगेट नहीं, बट ये सच्ची घटना के ऊपर कहानी है। तो इनसे ये जानने को मिलता है कि ये स्किल जो है वो बहुत क्रिटिकल है, सीखनी बहुत जरूरी है। कई सारे लोग मुझे अभी कैमरा के ऊपर नहीं दिख रहे हैं। 400 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से सिर्फ 40 लोग भी कैमरा के ऊपर नहीं। आपको लगता है कि कैमरा के ऊपर ना रहकर आप अच्छी तरीके से लर्निंग ले पाओगे? ये भी आज जरूरी है, हाँ। ये भी एक स्किल्स है, क्योंकि आज इतनी आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ चीजें अटेंड कर रहे हो, तो भाई वहां पर कैमरा के ऊपर रहकर वो चीज अटेंड करना वो भी जरूरी है, वो भी स्किल सीखना जरूरी है। तो अगर अगर पॉसिबल है तो कैमरा के ऊपर आ जाइए, क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई कैमरा ऑफ करके जो है ना वो आप इतना ज्यादा कभी फोकस के साथ अटेंड नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की, पब्लिक स्पीकिंग। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि पब्लिक स्पीकिंग मतलब, हाँ, एक रोर कह सकता हूं कि भाई एक ऐसी आवाज के साथ और ऐसे जो है वो चीजों के साथ सामने वाले व्यक्तियों को हमारी बात को रिप्रेजेंट करना, कि जैसे वाकई में उसको लगे कि भाई बंदे में दम है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आप पब्लिक स्पीकिंग से क्या समझते हैं? आपके लिए पब्लिक स्पीकर का मतलब क्या होता है? क्या मुझे कोई चैट बॉक्स में बता पाएंगे? इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, आप पब्लिक स्पीकिंग से क्या समझते हैं? अगर मैं आपको बोलूं आज या फिर पूछूं कि आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, तो आपके मन में क्या जो सवाल आएंगे? मतलब पब्लिक स्पीकर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इट इज? दीप डावर यदि लिखा है एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा बोलने की कला, लकी जी ने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा वे टू एक्सप्रेस योर व्यूज, ठीक है। कॉन्फिडेंटली टॉक किसने लिखा है? लोगों के सामने अच्छे से बोलना, ट्रेनर ट्रेनर, अच्छा। हम्म, क्या है और? लार्जर ऑडियंस को अपनी बात समझाना, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्वेइंग योर थॉट्स, अच्छा। फर्स्ट इंप्रेशन, बहुत बढ़िया। आर्ट ऑफ स्पीकिंग, सुपर। आप सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे जो है जवाब लिख रहे हैं। मैं बस इतना बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को, आपने जो सभी लोगों ने कंबाइन जवाब लिखा हुआ है ना, शायद आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग का मीनिंग ही वो शायद कंबाइन जवाब है। आज पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको 10 लोगों के बीच में, आपको 50 लोगों के बीच में, आपको 100 लोगों के बीच में, 500 लोगों के बीच में स्टेज के ऊपर जाकर बोलना है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकर ना। सुनिएगा मेरी बात मेरे यारो, पब्लिक स्पीकर का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि भाई आप जो है वो माइक लेकर लोगों के सामने बोलते रहे और जो है लोग आपको सुनते रहे। पब्लिक स्पीकिंग का आज के समय के अंदर मतलब कि आप जब लोगों के बीच में जाए, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो 5 व्यक्ति हो, चाहे वो 500 या फिर 5,000 हो, आप अपनी बात को रख पाए, आप अपनी बात को मना पाए, आप लोगों को इंप्रेस कर पाए।
आप जो है वो आपका मैसेज तो जो देना चाहते हैं वो मैसेज उस तक पहुंचा पाए। आप जो काम निकलवाना चाहते हैं वो कोई ग्रुप के पास है, आपकी टीम के पास है, आपके जो एम्प्लॉयज के पास है, आपके बॉस के पास है, वो आप काम भी निकलवा लें। दैट इज कॉल्ड दी ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक स्पीकर। तो कोई भी इस सेशन को ऐसे मत देखिएगा कि भाई यार मुझे तो कहाँ स्टेज के ऊपर जाना है, मुझे तो कहाँ जो मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे तो कहाँ जो है वो लोगों को सामने जाकर एड्रेस करना, मेरा तो ये गोल ही नहीं है, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मैं कब ये कहाँ करूंगा ये। ना भाई साहब, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। मैंने जो अभी बताया वो सब कुछ चीजें जो वो पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है आज के समय में। बने रहिएगा मेरे साथ और आगे जो डिस्कशन करेंगे। भाई पब्लिक स्पीकिंग का जो है बेनिफिट्स क्या है आज 21st सेंचुरी के अंदर, अगर मैं बातचीत करूं मेरे यारों, तो भाई ये एक नेसेसिटी स्किल्स है। 21st सेंचुरी के अंदर ये जो है वो पब्लिक स्पीकिंग एक नेसेसिटी स्किल्स है। हर एक व्यक्ति को हर एक फील्ड के अंदर इस स्किल्स के बारे में पता होना ही चाहिए, ये स्किल्स आनी ही चाहिए, वरना जो है ना सफल होना कोई भी फील्ड के अंदर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपका। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सफल नहीं हो पाएंगे, बट आपसे ज्यादा लोग आगे निकल जाएंगे अगर ये स्किल्स नहीं सीखी तो। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग के जरिए आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो इंक्रीज होती है, आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होती है, लोग आपके बारे में अलग अलग गहन विचार करना शुरू कर देते हैं, आपके बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, प्रभावित कर पाते हैं लोगों को। अगर आपने अच्छी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग सीखा, उसके उसके जो रूल्स रेगुलेशंस और अंदर की चीजें जो है वो सीखी, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बोल चालने की कला, वो आपकी बेटर होती है एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने से। इसके साथ साथ कई सारे एंटरप्रेन्योर्स भी यहाँ पर बैठे हुए होंगे, जो आपने अभी बोला ना कि भाई हम जॉब सॉरी बिजनेस कर रहे हैं, सोलोप्रेन्योर्स भी होंगे। ठीक है, आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरे लिए पब्लिक स्पीकिंग का क्या महत्व है। मैं तो एक बिजनेस कर रहा हूँ, छोटा मोटा किराना का दुकान है मेरा, या फिर मेरे पास जो है वो 2 5 10 लोगों की टीम है, या तो मैं जो 100 200 लोगों की टीम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे लिए पब्लिक स्पीकिंग का क्या उपयोग। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। आपको जो है वो आज नहीं तो कल, जब आपका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा होगा, तब आपकी टीम के साथ, आपके एम्प्लॉयज के साथ कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा ना। हाँ, कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा ना, उसके साथ कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। तो तब जो है वो पब्लिक स्पीकिंग की ये कला जो है आपको वहां पर काम में आएगी। जब आप टीम के साथ आपके गोल को, आपके विजन को, आपके मिशन को आपको अलाइन करना होगा, तब आपको ये कला जो है वो काम में आएगी, क्योंकि आपको आपकी टीम को बताना पड़ेगा कि हम किस मिशन के ऊपर, किस गोल के ऊपर जाना चाहते हैं। वरना होगा ये कि आपके अंदर गोल जो है वो 5 करोड़ तक या फिर 50 लाख तक पहुंचने का है, और आपके नीचे जो टीम है उसको कुछ जो है वो पता ही नहीं है, और आप उसको समझाने में असमर्थ बन रहे हैं कि हमें वहां पर जाना है, कैसे जाना है। तो वहां पर टीम को अलाइनमेंट के लिए जो है ना वो, मैं कह सकता हूँ कि भाई पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चीफ क्लैरिटी ऑफिसर होने चाहिए। क्या होता है चीफ क्लैरिटी ऑफिसर? आज आपको पता है ना, कई सारे बिजनेसमैन यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप शायद इस बात को अग्री करेंगे कि आप में से ज्यादातर लोग जो है ना वो ऑपरेशन में फंस जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक ही वही तरीके का जो वो काम करते रहते हैं, ग्रोथ के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। तो एज अ ओनर, एज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफ दैट कंपनी, या फिर जो कोई भी आपका यूनिट है, आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम एक ही होना चाहिए कि आप आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर अपने बिजनेस को कहां पर लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए आज से तैयारी करें। आप चीफ क्लेरिटी ऑफिसर बने, और बाकी का जितना भी ऑपरेशन और ये सब काम है वो आपकी टीम संभाले। तो आप जो है ऑपरेशन में से बाहर निकलोगे तभी तो ये चीज होगी, तभी तो आप जो चीफ क्लेरिटी ऑफिसर बन पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके लिए जो है वो पूरी तरीके से ये पब्लिक स्पीकिंग की कला बहुत जरूरी है। अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी क्लाइंट्स लाने के लिए आज मार्केट के अंदर आप देख रहे होंगे, कई सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, कन्वर्ट योर हाई टिकट क्लाइंट्स। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और आपको जो अपने क्लाइंट को, हाई टिकट वाले क्लाइंट को कन्वर्ट करना है, तो ये कोर्स को ज्वाइन करिए। 199, 299, 499, जहां से जो है ना आपकी प्रोडक्ट की कीमत अगर 10 लाख रुपए वाली भी है ना, तो 10 लाख वाले लोग आप कैसे ढूंढ पाए वो सिखाते हैं। मैंने एक कोर्स जाकर अटेंड किया था बहुत ही फेमस व्यक्ति का। वहां पर जाकर वो क्या बता रहे थे पता है? वहां पर जाकर पब्लिक स्पीकिंग का ये जो ज्ञान था ना वही वो दे रहे थे। वहां पर जाकर यही सिखा रहे थे कि ये हाई क्लाइंट वाले लोगों के साथ बात कैसे करें, उसको कन्विंस कैसे करें,
उसको आपकी बातों में, आपके वाक चातुरी में जो है ना वो कैसे लाए। लोग इसके लिए जो है बाहर मार्केट के अंदर 500 से लेकर 2000, 5000, 5000 रुपए जो मतलब पे करते हैं। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर है, एक सोलोप्रेन्योर है, तो आपके हाई क्लाइंट, मतलब हाई क्वालिटी क्लाइंट जो आपकी बड़ी टिकट परचेस करे, उसको कैसे लाए, उसके लिए भी आज जो है वो बहुत क्रिटिकल स्किल्स है ये। टीम का माइंडसेट बिल्डिंग करने के लिए जो है ना आपको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, वरना होगा क्या पता है, कल जाकर जब आपका बिजनेस और थोड़ा सा बड़ा बनेगा, आप जो अपने अंडर में टीम मेंबर्स को रखेंगे, तब होगा क्या कि अगर आपको बोल चालने की ये कला नहीं आती, या फिर आपको लोगों को कन्विंस करने की ये कला नहीं आती, तो जो वो टीम मेंबर है वो आपकी बात कभी सुनेंगे ही नहीं। आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। आपको पीछे से जो है ना वो, आगे से तो तालियां बजाएंगे बट पीछे से हंसेंगे आपके ऊपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके लिए ये भी जरूरी है। अगर कोई स्टार्टअप वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कल जाकर जब इन्वेस्टर के पास आप जाओगे फंडिंग के लिए, तब भी आपको वहां पर पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए। तब जाकर तो आप उसको अपनी अच्छी पिच जो है वो दे पाओगे। देखा है ना शार्क टैंक इंडिया, कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे वो पिच देते हैं। कई कई बार जो शार्क टैंक इंडिया के अंदर वो जो आए हुए होते हैं, हाँ, स्टार्टअप फाउंडर्स, उसकी पिच को देखकर ये इन्वेस्टर्स उसको फंडिंग दे देते हैं। देखा आप सभी लोगों ने शार्क टैंक इंडिया हमारा, इसके बाद बिंद्रा सर का भी शो है शार्क टैंक इंडिया जैसा ही, हॉर्सेस टेबल, जो जीता वही सिकंदर, उसके भी 2 सीजन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। देखा आप सभी लोगों ने, हाँ या ना? कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा ये? थोड़ा सा बताएंगे। अगर नहीं देखा तो प्लीज आप कृपया करके जो है वो देखिएगा। हॉर्सेस टेबल, जो जीता वही सिकंदर, जहां पर बिंद्रा सर एक कोच के रूप में जो है ना वहां पर है। एक कोच के रूप में जो है वहां पर एक एक एडवाइस देते हैं कि भाई इसको फंडिंग देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, क्या बिजनेस की सिचुएशन है। ठीक है। तो वहां पर भी अगर कोई ऐसा भविष्य के अंदर सिचुएशन आया, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग कला आनी चाहिए। इसके साथ साथ भाई जो है वो कन्विंस करना, लोगों को कनेक्ट करना, और इसके बाद कन्वर्जन लाना, वहां पर ये चीज की जरूरत है। अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए जो है वो आपको पब्लिक स्पीकिंग आना बहुत बहुत मतलब बहुत जो है वो जरूरी है। ठीक है। अच्छा, नेटवर्क बिल्डअप करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए आपको जो है वो पब्लिक स्पीकिंग की ये कला जरूरी है। मीटिंग्स के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए जो है वो पब्लिक स्पीकिंग की कला जरूरी है। जब कोई मीटिंग में बैठे हुए होते हैं, तब एक अच्छा इम्पैक्ट तो आप क्रिएट कर पाने चाहिए ना। अगर अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो क्या मतलब रहेगा। हाँ। इसके अलावा जितने स्टूडेंट्स या फिर जितने जॉब कर रहे वाले लोग हैं, भाई आपको क्यों पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है? जब ग्रुप डिस्कशन